अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक में। साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खबर घुमन साहब। नाज़रीन, दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक दूसरे से मुकाबला तो कर ही रही हैं, लेकिन इन जमातों के अंदर भी एक मुकाबला चल रहा है। नून लीग से मुतालिक तो हम अपने प्रोग्राम में खासी गुफ्तगू कर चुके हैं, जहाँ बयानिए की जंग है, लीडरशिप की जंग है, लेकिन हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के अंदर भी मुकाबले की एक कैफियत तारी है। एक धड़ा तो सामने है तरीन ग्रुप का, लेकिन उसके साथ साथ लेग पुलिंग वुज़रा एक दूसरे की करते दिखाई देते हैं और पार्टी के अरकान एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। ओन चौधरी का इस्तीफ़ा या उन्हें डिनोटिफाई किया गया, फिरदौस आशिक अवान से इस्तीफ़ा लिया गया या फिर उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया। इसके अलावा नज़ीर चौहान पर पहले मुकदमा दर्ज हुआ, फिर उनकी गिरफ्तारी, फिर सुलह सफाई के बाद उनकी रिहाई। ये पार्टी में चल क्या रहा है? अयाज मीर साहब, तीन बड़ी सियासी जमातें नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, तीनों किसी न किसी कैफियत में मुब्तला हैं। नून लीग में नैरेटिव की जंग, जिस पर हम बात कर चुके हैं। पीटीआई में इस्तीफ़ों की सियासत हो रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना में रद्दो बदल कर रही है और ख़ासी सरगर्म है। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इन तीनों जमातों की एक्टिविटीज़ को? नहीं, मेरे ख्याल हम इसको ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं। ऐसी कैफियत नहीं है, ये तो हल्की फुल्की मौसीकी है जो चलती रहती है सियासी पार्टीज़ में। बड़ी बात जो होती है पार्टीज़ में खलफशार, वो तो ऐसा होता है जब मोहम्मद खान जुनेजो वज़ीर आज़म थे, तब PML नून थी, तो एक जो है उसका हिस्सा अलहदा हो गया था। PML नवाज़ बनी थी और नवाज़ जो हैं नवाज़ शरीफ ये ज़िया-उल हक के वो थे, साथी थे, तब वो टूटी थी। जब मुशर्रफ का कू हुआ, जनरल मुशर्रफ का, तो तब जो रूलिंग पार्टी थी तब की मियां नवाज़ शरीफ की, उसमें स्प्लिट हुआ और काफ लीग बन गई। वो बड़ी चीज़ें होती हैं। या 58 की दुहाई से पहले पार्टीज़ में स्प्लिट हो के एक वज़ीर आज़म बन रहा है, उसी जमात का हटाया जा रहा है, कोई और उसमें से चुना जा रहा है, ख्वाजा नाज़मुद्दीन को हटाया जा रहा है। वो ये तो कुछ भी नहीं है। ओन चौधरी और फिरदौस आशिक अवान, थोड़ी सी दिलचस्पी सी कैफियत हो जाती है। और नून लीग में भी ये जो आप कह रही हैं नैरेटिव्स की जंग है, ये तो बहुत ही बड़ा ड्रामेटिक लगता है। नैरेटिव्स की जंग, कौन सी जंग है वहाँ पे? वो जो बैठे हुए हैं वहाँ पे लंदन में, उनके दिल और जो है जिगर, उसमें पता नहीं कौन कौन से जो हैं सुराख किए गए हैं, कौन सा वो अंगारे जो हैं सुलग रहे हैं। दूर बैठे हुए हैं, यहाँ पे वो कहते हैं जो लोग हैं उनके, यार कि हमने चलानी है, पर ऐसी कोई लड़ाई नहीं है कि उनकी लीडरशिप इन क्वेश्चन हो। और कभी हम ऐसे जाएं भी तो हमारी तस्हीह करने के लिए सलमान गनी साहब काफ़ी होते हैं, जो बिल्कुल वो हर दफ़ा हमें वो सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं कि फ़ैसले उनके होंगे, फ़ैसले वो नहीं हो सकते, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ऐसी वहाँ नून लीग में कोई ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी में तो कुछ है ही नहीं, हालांकि वहाँ भी कभी कोई वो क्या मुस्तफ़ा खोकर सेनेटर होते हैं तो जरदारी साहब के करीब होते हैं, थोड़े दूर हो जाते हैं, कुछ ये है। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो हल्की फुल्की। ओन चौधरी हैं कौन, हम जानते नहीं हैं, सच्ची बात है। ये कोई मैं कुछ जुमला नहीं कस रहा। इनका बैकग्राउंड क्या है नहीं मालूम। बहुत से इनके PTI के लोग हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है हमारे। और तो और ये जो मोहित यूसुफ है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये कहाँ से टपके, कौन सी मानसून की बारिश में आए, किसी को नहीं मालूम। थिंक टैंक में थे, और थिंक टैंक में तो वहाँ पे पता नहीं भर्ती के लोग कितने वहाँ पे होते हैं, लेकिन हम हैं कि उठा के यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगा रहे हैं। बड़ी बड़ी मीटिंग्स जो होती हैं, जो हिसास नौयत, उसमें वो बैठे होते हैं। भाई चुना किसने, किसकी निगाह करम उन पे पड़ी, किसी को नहीं मालूम। और मीडिया को भी खराज तहसीन पेश करें कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ का खोज लगा के किसी चीज़ की तह तक पहुँचने का यहाँ तो रिवाज ही नहीं है। जैसे पुलिस वाले थानों में मौका वारदात पे नहीं ज़्यादातर जाते, वो अपना वो जो मिसलें हैं वो थाने में ही पुर करते हैं। तो हमारे जो मीडिया के चैम्पियंस और शाहसवार हैं, जो कहते हैं कि हम पता नहीं वो इज़हारे राय की आज़ादी के लिए हमने पता नहीं कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं, वो भी अपने डेस्क से कम व बेश हिलते हैं। वहीं जिसने कह दिया, ही सेड मोर ओवर, ही सेड, ही एडेड,
वो करके हमारी अखबारों वो जो हैं वो भरी होती हैं। तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, थोड़ी बहुत ही होती है। वो कह देते हैं राजा रियाज इस्तीफ़ा दें, ये दें, फलाना दें, ढिमकाना दें, पर कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अयाज साहब, आपने कहा ओन चौधरी को हम नहीं जानते, जहांगीर तरीन खान को तो सब जानते हैं ना। कहा यह जा रहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप को छोड़ दो या ओहदा छोड़ दो। आपको लगता है आने वाले दिनों में ये ग्रुप फिर से मुतहरिक हो सकता है? जहांगीर तरीन की अहमियत क्या है? उनकी शुगर मिलें हैं, उनका जहाज़ है, उनकी फार्मलैंड ज़्यादा है, वो अपने फार्म को मैनेज अच्छा करते हैं। वो भी क्या कहते हैं, मुशर्रफ के ज़माने में कुछ सामने आए थे, उनका ही बैकग्राउंड, मुशर्रफ साहब उनकी तारीफ़ किया करते थे कि बहुत अच्छे हैं, ये हैं, वो हैं। एक उनकी आंख है कि वो देख सकते हैं कि कहाँ पे पावर है, कहाँ पे जाना चाहिए। इमरान खान का उन्होंने बड़ा साथ दिया था, पर वो जहांगीर तरीन की वजह से कोई ऐसी स्प्लिट नहीं है, ना कोई हो सकती है। स्प्लिट्स पाकिस्तान में जो होती हैं वो इंडिविजुअल सियासतदान नहीं कराते, वो दरपर्दा जो कुव्वतें होती हैं, जिनको आप पाकिस्तानी सियासत का गॉड फादर कह सकते हैं, उनके जब कभी अज़ाइम होते हैं, उनका कभी एजेंडा होता है, वो फिर पार्टियों को स्प्लिट करते हैं। और कोई काफ लीग बन जाती है, कोई नून लीग बन जाती है, जब वो जुनेजो लीग होती है, जब मुस्लिम लीग होती है, तो नवाज शरीफ उस ज़माने की काफ लीग बना लेते हैं। ये जो आज हमें इनकलाब का सबक दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब, ये किसकी पैदावार हैं? किस गमले से खड़े हुए थे? इनको नशो नुमा करने वाले कौन थे, सब जानते हैं। और तो ऐसी कोई यहाँ पे बात, कोई ऐसी कैफियत नहीं है जो हम इसे ड्रामेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना इस चीज़ में ड्रामा है नहीं। ठीक है, तो अयाज साहब को तो इतनी बड़ी बात नहीं दिखा दे रही। सलमान साहब, आपके लिए भी यही कहेंगे, यही राय है कि पार्टियों के लिए ये परेशानी की बात नहीं है, तरीन ग्रुप स्पेशली दर्द-ए-सर बन सकता है हुकूमत के लिए? देखें, अयाज साहब ने पाकिस्तान की सियासी तारीख से हवाला दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कन्वेंशन लीग, काफ लीग वो बनती कैसे है, कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम में टूट फूट का अमल, जब आप इसको डिस्कस करेंगे ना, देखें कोई जो मजबूत बिल्डिंग होती है वो मजबूत बुनियादों की बुनियाद पे होती है। और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और जमहूरी सिस्टम इसलिए मजबूत और मौसर नहीं बना कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग हो तो इस तरह की कैफियत कभी भी ना तारी हो, एक डिसिप्लिन हो, और वो भी आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जायज़ा लें। तो मेरे से अगर पूछें तो आप तो 3 जमातें डिस्कस कर रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूत अगर कोई पार्टी है पाकिस्तान के इस सिस्टम में तो वो पार्टी है वो जो पाकिस्तान के मौका परस्त हैं, जो इब्नुल वक्त हैं, जो चढ़ते सूरज के पुजारी हैं, जो मालशी हैं, कि वो आपको हर हुकूमत के अंदर दंदनाते और पाकिस्तान के अवाम को मुंह चढ़ाते नज़र आते हैं कि ले जी हम यहाँ पर भी मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज देखें, पीपल्स पार्टी एक वक्त में एक बहुत मजबूत थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन नारों की बुनियाद पर इलेक्शन लड़के आए, उसके बाद जब ज़िमनी इंतखाबात हुए, उन्होंने टारगेट किया पाकिस्तान के वडेरों को, जागीरदारों को, लेकिन जब ज़िमनी इंतखाबात का मरला आया तो सब उन्हें अकोमोडेट कर लिया गया। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तहरीक इंसाफ है, कि तहरीक इंसाफ मैं तो उसकी इफ्तिताही प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल था। अच्छा। और एक बेहतरीन प्रोग्राम था, खान साहब का मंशूर था, पाकिस्तान की नई नस्ल को पाकिस्तान एक पॉलिटिकल रोल देना था, पाकिस्तान में एक सियासी तब्दीली बरूए कार लानी थी। तो आज उनकी हुकूमत मौजूद है। कितने चेहरे आपको तहरीक इंसाफ के नज़र आते हैं? जहाँ तक आपने पीपल्स पार्टी की बात की है, देखें ये सारी पार्टीज़ बारी बारी इक़्तिदार में आई हैं, लेकिन मैंने जिस पार्टी का जिक्र किया आप सारे देख लें कि उसमें वही लोग मौजूद होते हैं, और इससे पाकिस्तान के अवाम में मायूसी पैदा होती है। और अगर मजबूत पार्टीज़ हों, पहले तो देखें ना पार्टीज़ बनती किस बुनियाद पर हैं? ख्यालात होते हैं, नज़रियात होते हैं, एहसासात होते हैं, कि आज अगर किसी ने पार्टी बदलनी हो तो इस बुनियाद पे नहीं वो बदलेगा कि जी उसके ख्यालात कुछ चेंज हो गए या उसके नज़रियात चेंज हो गए। अच्छा। वो मौका परस्ती होती है कि जी वहाँ से उनको ज़्यादा, वहाँ से यहाँ से टिकट नहीं मिली तो वहाँ से। मैं तो सियासी तारीख में ऐसा भी एक आदमी, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, वो दुनिया से चला गया कि एक ही वक्त में अखबार के अंदर वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी थे। ये भी होता है। अब बात है कि आपने जहांगीर तरीन साहब की बात की और ओन चौधरी, देखें ओन चौधरी का चूँकि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से एक तल्लक है, वो कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं है, अलबत्ता उनके भाई इलेक्टेड MPA ज़रूर हैं। और वो जो नज़ीर चौहान साहब का आपने जिक्र किया, ये सारा कुछ क्यों हुआ है? देखें
बात ये कि अगर पार्टी के अंदर डिसिप्लिन होता तो वो पार्टी टिकट पे मुंतखब होके आए हैं। वो इमरान खान साहब के तरफ देखते हैं, वो अपनी पार्टी के मफादात देखते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम जहांगीर तरीन के साथ आए हैं और जहांगीर तरीन की क़यादत में मुतहद हैं। जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हुई है। इनमें अक्सरियत उन लोगों की है जो तहरीक इंसाफ के नहीं थे। ये इंडिपेंडेंट्स आए थे, उसके बाद इन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। अब वजह यह है कि वो क्यों ने इस मरले पे कि आज से चंद माह पहले जब ये ग्रुप फॉर्म हुआ है, उस वक्त अपोजिशन का एक प्रेशर था, वो पीडीएम बनी हुई थी, हुकूमत पे प्रेशर था। जब ये ग्रुप बनना शुरू हुआ तो उन्होंने बजाय इधर तवज्जो करने के उनकी अपोजिशन पे तवज्जो थी। इस वक्त जो सूरत हाल अपोजिशन की है वो सबके सामने है कि पीडीएम टूटने के बाद सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है तो वो तो जहांगीर तरीन ग्रुप को हो रहा है। इसलिए कि अब तवज्जो उन पे आ रही है, अब तवज्जो उन पे आ रही है और उनको माफी नहीं मिलनी। जिन्होंने पार्टी डिसिप्लिन तोड़ा है ना, ये राजा रियाज साहब भी बेहतर जानते हैं, हमारे दोस्त हैं और भी जो लोग हैं, कि अब उन्हें टिकट्स नहीं मिलने। और आने वाले वक्त के अंदर आप देख लें, कल सईद अकबर साहब बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन है पंजाब के, वो रात यही कह रहे थे जब उन्हें कहा गया जी कि आप पार्टी डिसिप्लिन के बंद और बाजे कि आप किधर जाएंगे। उन्होंने कहा जनाब हम आज़ाद जीत के तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, तो हमें कोई फिक्र नहीं है कि ये जहांगीर तरीन ग्रुप में अक्सरियत उन्हीं लोगों की थी और आने वाले वक्त के अंदर उनके साथ क्या होगा। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि जब आप पार्टी टिकट पे बन के आए हैं MNA MPA, फिर आप पे ग्रुपिंग का कोई जवाब नहीं। और जहांगीर तरीन साहब की कशिश क्या थी, बड़ा खूबसूरत जहाज था, बड़ा जदीद उनके पास जेट था, और जेट में जब आते थे और आनी जानी जब हुई है, वो तो तरीन साहब से पूछ के देखे ना कि उनके साथ हुआ क्या है। ठीक, लेकिन अहम सवाल तो ये है ना कि आइंदा इंतखाबात में डॉक्टर साहब तरीन साहब का जहाज हमें खान साहब के लिए खिदमत सर अंजाम देता नजर नहीं आएगा या काफ लीग के लिए? देखिए बात यह है, अभी इलेक्शन में बहुत दिन हैं और हमारी पार्टियों में इस किस्म की ऊंच नीच चलती रहती है। अच्छा। और इसकी वजह यह है कि पार्टियों का इंटरनल डिसिप्लिन कमज़ोर होता है और पार्टियां जो हैं वो जो पार्टी का लीडर होता है उसके गिर्द घूम रही होती हैं। उससे कुर्बत जो है आपका मुकाम बनाती है पार्टी में, उससे अगर फासला बढ़ेगा तो आपकी पार्टी में हैसियत कम हो जाती है। तो ये जो इस वक्त अंदरूनी तौर पे जो बातें पैदा हुई हैं, झगड़े पैदा हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं कि पार्टीज़ जो है ना अपने पाँव पे खड़ी नहीं है, वो एक पर्सनलाइज्ड एम्पायर है और एम्पायर में शहनशाह मुअज़्ज़म जो होते हैं वो कभी नाराज़ हो जाते हैं, कभी नापसंद की चीज़ें आ जाती हैं, कोई शान में गुस्ताखी कर देता है तो फिर उनको पीछे कर दिया जाता है, फिर आगे आ गया होता है। असल में ये एक इंटरनल डायनामिक्स है पॉलिटिक्स का और इससे फ़िलहाल किसी पार्टी को भी ये ख़तरा नहीं है कि टूट के कोई सेपरेट पार्टी बन जाएगी। ना नून को फ़िलहाल ख़तरा है, ना PTI को और ना PPP में तो ये मसला ही नहीं है फ़िलहाल। तो ये लेकिन ये है कि इससे एक तो पार्टी की मौसर होने को नुकसान पहुंचता है, खासकर रूलिंग पार्टी को। क्योंकि रूलिंग एक बात चूँकि याद साहब ने की, पेट्रियाट बनी थी, पीपल्स पार्टी में भी पेट्रियाट बनी थी जी, वो उस वक्त बनी थी पीपल पार्टी में पेट्रियाट, जब उन्होंने हुकूमत जो है वो बनाई। मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ, इस वक्त पीपल पार्टी में कोई ऐसी सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही। और पीपल पार्टी में तो इससे पहले जतोई साहब ने भी पार्टी बनाई थी 1986 में। उसके अलावा उस ज़माने में कुछ अंकल्स नाराज़ हो गए थे अपनी भतीजी से, तो वो वहाँ जो है कई मामले चले। तो वैसे तो बनी है, नून लीग की भी सिचुएशन कुछ ऐसी है, हिस्टोरिकली अंकल्स नाराज़ हैं। किसकी? नून लीग की सिचुएशन। देखिए नून लीग की सूरत हाल डिफरेंट है। अंकल का नाराज़ होना कोई हैसियत नहीं रखता। अच्छा। वो जो अब्बा जान हैं उनकी हैसियत है सबसे बड़ी, तो वो एक डिफरेंट किस्म की अंदरूनी तनाज़ा है। लेकिन जब ये इलेक्शन की तरफ जाते हैं, यानी जब इलेक्शन में 6 महीने रह जाते हैं, तो उस वक्त पार्टी के अंदर जो इस किस्म के नाराज़गियाँ, इस किस्म की ऊंच नीच होती है, वो पार्टी को लिए नुकसानदेह होती है। फ़िलहाल मेरा ख्याल है ये अगले 6-8 महीने अफोर्ड कर सकते हैं इस किस्म के जो मामलात हैं। और दूसरा ये है कि अब पार्टियों के अंदर ज़्यादातर हमें लोग कोई ऐसे कम नज़र आते हैं जिनका कैरियर अपनी स्ट्रगल से बन के ऊपर आए हों। या तो ये है कि वो कुर्बत कायद की वजह से आ गए, या
उनका पैसा बहुत ज़्यादा है, वो पैसे को निछावर कर सकते हैं पार्टी पे, क्योंकि पार्टी में बहुत से लोग जो इन्फ्लुएंस बिल्ड करते हैं वो पार्टी में पैसा खर्च करके इन्फ्लुएंस बिल्ड करते हैं। यानी ये कहा जाए कि तीनों बड़ी जमातें जो कि जमहूरियत का राग अलापती हैं, उनकी अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं है? नहीं, जमहूरियत तो जो है पार्टियों के अंदर है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा। वो तो ज़ाती जायदादें हैं हमारे लीडरों की, लेकिन बाहर जो जमहूरियत है उसमें भी मसाइल हैं। उसमें क्वालिटी देखिए, जमहूरियत तो पाकिस्तान में है लेकिन उसकी क्वालिटी जमहूरियत की जो है, उसका जो मेयार है वो कम है। सबसे बड़ा जमहूरियत का टेस्ट जो होता है वो टॉलरेंस होती है, अकोमोडेशन होती है और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है। इन सब चीज़ों में हमारी लीडरशिप कमज़ोर है। ठीक है, तो खबर से खबर लेंगे। खबर चल क्या रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? इस्तीफों की सियासत क्या हो रही है? कोई कह रहा है इस्तीफा दिया है, कोई कह रहा है इस्तीफा लिया गया है, हुआ क्या है? असल में पंजाब के अंदर जो सूरत माजी के अंदर भी आपको पता है कि वहाँ पे कोई बंदा थोड़ा सा नुमाया नज़र आना शुरू हो जाता है। पंजाबी में कहते हैं ना, जरा सर कड़वा बंदा नज़र आना शुरू हो जाता है वहाँ पे, तो वो फिर नज़र में आ जाता है। फरदौस आशिक अवान साहबा, मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छा वहाँ पे काम किया और वो काफ़ी दबंग अंदाज के साथ पार्टी को भी डिफेंड करती थी, अपोजिशन के ऊपर भी अच्छे खासे वो तीर बरसाया करती थी। लेकिन फ़ैसला हो गया है और ये जो खबर चल रही थी कि शायद उनको यहाँ पे वफाक के अंदर कोई जगह मिलेगी, मेरी इतला के मुताबिक ये फिल वक्त ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है, उनको शायद वफाक के अंदर भी एडजस्ट ना किया जाए। बाकी जहाँ तक बात है ये ओन साहब मेरे ख्याल में ये नॉन इशू हैं। वो उन्होंने ये बात ज़रूर किया है कि जी मैं तरीन ग्रुप के साथ खड़ा हूँ और दिस एंड दैट। इसमें दो तीन जो ज़मीनी हकीकतें हैं ना, वो सामने हमें ज़रूर रखनी चाहिए। ये जो तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके अंदर जिस वक्त इंतशार जैसी सूरत हमारे सामने नज़र आ रही है। देखें, जहांगीर खान तरीन साहब सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हो चुके हुए हैं तायात। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कोई पब्लिक ऑफिस के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। हमारी इतला के मुताबिक उनके जो साहबजादे हैं वो भी सियासत के अंदर कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। तो जब आपके ख़ुद अपने पर्सनल अज़ाइम ना हों, क्योंकि इससे पहले जब 2018 के इलेक्शन थे उससे पहले तो ख्वाहिश थी, उम्मीद थी कि वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले फ़ैसला आ गया, फिर उनके हाथ से वो सारी की सारी गेम निकल गई। लिहाजा कौन पंजाब का सियासत या कौन सियासतदान या साउथ का सियासतदान वो इतना बड़ा रिस्क लेगा कि वो अपनी सारे के सारे जो है वो अंडे जो है जहांगीर खान तरीन साहब की टोकरी में डालेगा। मेरा पहले भी इसके ऊपर यही तबसरा तजिया था कि जहांगीर खान तरीन साहब, मैं नहीं समझता कि वो पीटीआई के अंदर कोई इतना बड़ा कोई ग्रुप बंदी कोई क्रिएट कर सकें और इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा डेंट डाल सकें। लिहाजा ये हल्की फुल्की आपको मौसीकी सुनाई देगी, ज़्यादा कोई जो है बड़ा मेरे ख्याल में उससे हंगामा पीटीआई के लिए या पीटीआई के लिए कोई चैलेंज सामने नहीं आ रहा। तो खबर 2023 के इंतखाबात में हम देखेंगे जहांगीर तरीन को इमरान खान के साथ। अगेन पॉलिटिक्स के अंदर तो वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, वीक इज़ अ लॉन्ग टाइम, दो साल बाकी हैं। लेकिन अगर आप मेरे से आपने सवाल पूछ ही लिया है तो मेरे नज़दीक जहांगीर खान तरीन का कोई बड़ा किरदार 2023 के इंतखाबात में नहीं होगा। अच्छा। उनके लिए शायद अपनी जो कानूनी मुश्किलात हैं वो बढ़ जाएं आने वाले महीनों के अंदर, वो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त जो सबसे बड़ी स्टोरी है ना, जो पिछले हफ्ते हमें सलमान गनी साहब ने जो ब्रेक की थी, आपने उसको बिल्कुल ही ऐसे ही जाने दिया, हालांकि आपको उसके ऊपर सवाल पूछना चाहिए था। एक और काउंटर क्वेश्चन मैं या साहब की तरफ से इजाज़त आपको ले कि आप एक सवाल पूछ रही थी, वो ये कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब जो इस मखमसे का शिकार हैं या जिस वो मुश्किल में फंसे हुए हैं, जो सलमान साहब ने बताया कि वो इसलिए अपना किरदार नहीं अदा करे या बहसीत पार्टी सदर जो उनके पास इस वक्त इख्तियारात हैं वो नहीं कर रहे इस्तेमाल, ताकि अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर वो उनके बड़े भाई और उनकी जो भतीजियाँ वो एम्बैरस होंगी उस इख्तियार के इस्तेमाल के बाद। वो आगे नीटी ग्रीटी तो सलमान साहब भी बता सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास खबर है ना, वहाँ पे पार्टी के अंदर एक अच्छा खासा एक गुमसान का रंग एक वहाँ पे जो है वो पड़ा हुआ है वहाँ पे। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जो मुल्क के अंदर जो इस वक्त नून लीग मौजूद है, मरियम, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब 5 साल अपोजिशन के अंदर गुजारती है तो उसके जो MNAs MPAs है ना, वो अगले 5 साल की जो टर्म है वो उनकी ख्वाहिश होती है कि हमने हुकूमत में जाना है, कि 5 साल हमने अपोजिशन का रगड़ा लगा लिया, हमें तरक्याती कोई फंड्स नहीं मिले और मसले मसाइल हमारे लिए कानूनी नैब के नोटिस वो सारे बर्दाश्त कर लिए,
तो अगले 5 साल भी अगर हमारे सामने कोई इस तरह का कोई सीन नहीं बन रहा कि हमने जो है हुकूमत में आना, तो फिर उनके लिए जो है बड़े उनके वोटर्स के लिए, उनके अपने लिए सियासत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पार्टी के अंदर ये बहस मुबासा चल रहा है और जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब अपने बड़े भाई और अपनी भतीजी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और जो दरपर्दा जो उनकी मुलाकातें हैं, जो कोशिश हो रही है कि खुदारा जब आप अपने वोटर के सामने से उम्मीद खींच लेंगे, उम्मीद का जो वो झंडा या बैनर आपने सामने लगाना होता है, जब उनको नज़र नहीं आएगा तो फिर हमारे साथ कौन खड़ा होगा। तो ये एक बड़ी मेरे ख्याल में एक चैलेंजिंग सूरत हाल है। आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर मज़ीद को आपको बड़ी डेवलपमेंट्स नज़र आएंगी पार्टी के अंदर। और बुनियादी तौर पर वो जो एक है ना कोट एंड कोट बयानिया, मैं तो उसको लाएअमल कहूँगा कि लाएअमल कौन सा चलेगा, क्योंकि 2 साल के बाद आपने इलेक्शन में जाना, तो आखिरी साल इलेक्शन को होता तो टाइम बड़ा उनके लिए कम है। तो ये एक बड़ी स्टोरी डेवलप सियासी तौर पे हो रही है। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में उसकी ग्रुपिंग का जिक्र करना भी मेरे कोई नामुनासिब है। उसकी वजह यह है कि वो रूरल सिंध के अंदर मौजूद हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर चांद एक उनके पास इलेक्टेबल्स हैं। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, आसफा भुट्टो साहिबा को बहुत मेहनत करना पड़ेगी अपनी पार्टी की जड़ें दोबारा से पूरे मुल्क में फैलाने के लिए, पार्टी को दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए। तो जब पार्टी पूरे मुल्क के अंदर फैल जाएगी तो फिर बात हो सकती है ग्रुपिंग की। अभी तो एक छोटा सा ग्रुप के तौर पर मौजूद हैं सिंध में। ये सारी सूरत हाल है मेरी नज़र तो में। खबर ने खबर दी है नून लीग के हवाले से कि समझाने की कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ अपने भाई को और भतीजी को। इससे पहले हम शहबाज शरीफ साहब के मुंह से भी सुन चुके हैं कि अगर उन्हें पाँव भी पकड़ने पड़े अपने भाई के तो वो पकड़ लेंगे। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना है और बात करनी है अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तालिबान ने पेशकदमी करते हुए पहली बार सूबाई दारुल हुकूमत ज़रनिश पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है और इस सूरत हाल के पेश नज़र अफगान फौजी ईरान फरार हो गए, जबकि स्पिन बोल्दिक सरहद एक बार फिर बंद कर दी गई है। लश्करगाह और हेरात में शदीद लड़ाई जारी है, तो तालिबान की पेशकदमी बढ़ती जा रही है। अया साहब, इस सूरत हाल में उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं 11 अगस्त को दोहा में होने वाले सैफ अफ्रीकी मुज़ाकरात से, तो आपको लगता है कोई नतीजा निकल आएगा? ये कौन से बेवकूफ़ हैं जो उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं दोहा कॉन्फ्रेंस से? दोहा कॉन्फ्रेंस इर्रेलेवेंट चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें इर्रेलेवेंट हैं। जो ग्राउंड पे हो रहा है, जो वहाँ हकीकत एक बन रही है, वही है। अमेरिका जो है हथियार अपने फेंक के या उनका इस्तेमाल तर्क करके अफ़गानिस्तान से जा रहा है। वहाँ पे एक वैक्यूम है उनके मद्दे मुकाबले। अब ये बुनियादी बातें कितनी बार दोहराई जाए, सबसे बड़ी हकीकत दुनिया में तलवार या बंदूक की ताकत है। दुनिया का नक्शा जो है ये अमन कॉन्फ्रेंसों से नहीं बना, तमाम का तमाम जो नक्शा है तलवार से बना है। हमारा पाकिस्तान का वजूद जो है, हिंदुस्तान का मॉडर्न हिंदुस्तान जो है, अंग्रेज़ों ने कॉन्कर किया, यूनिटी यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट को दी और उसमें से फिर डिवीजन हुई उनका सारा। तो यहाँ अफ़गानिस्तान में कोई उससे हटके चीज़ नहीं हो रही। सिर्फ ये बात है 73 में वियतनाम वो पेरिस अकॉर्ड्स हुए थे, अमेरिका और वियतनाम ने वो कहा था कि जी हम वहाँ पे जंग बंदी करते हैं। 2 साल बाद नॉर्थ वियतनाम ने हमला किया था साउथ पे। अब वो जो है तालिबान, उन्होंने इतना तरद्दुद भी नहीं किया कि वो इंतज़ार कर लें अगस्त 31 तक कि जब अमेरिकी विड्रॉल फाइनल फॉर्मली कंप्लीट होगा, तब तक भी नहीं किया और उन्होंने पेशकदमी शुरू कर दी। पहले कंट्री साइड पे जो दही इलाके हैं उन पे, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, ये पिछले 2-3 दिनों में 2 प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, एक नीचे जनूब में, एक ऊपर शुमाल में। और शुमाल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है शबरगान, क्योंकि अब्दुल रशीद दोस्तम का वो स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था और उसने बड़ा कलीदी किरदार जो है अफ़गानिस्तान की हालिया तारीख में अदा किया है और उसे तुर्की की बैकिंग भी है, तुर्की से आया भी है और वहाँ उसे काफ़ी अरसा रहा भी वो। तो वो अपना वो कर रहे हैं, पेशकदमी कर रहे हैं, उसको कोई रोकने वाला कोई नहीं। अमरीकी नहीं रोक सके तो और कौन से हैं? एक मुहिम्मा बहरहाल रहेगा,
वो खाबर गुमन साहब की वो जो 5 या 10 मुल्की रुकनी जो फौज है जिसने आना था, वो 71 में जैसे 7th फ्लीट नज़र नहीं आई थी ऐलान करदा के बाद, तो वो खाबर गुमन साहब की फ़ौज वहाँ पे अभी तक नज़र नहीं आ रही कि वो कौन है। ये फिर भी कहते हैं कि नहीं हो आएगी, ये आएगी और फलाना होगा और ऐसे नहीं हो सकता। इनका कहना जो है बड़ा मजबूत है, तो इनके कहने को रद्द नहीं किया जा सकता। पर वहाँ पे एक बैटलफील्ड की जंग की एक लॉजिक है और वो कारफरमा है और वो हम देख रहे हैं। बाकी हम कोस सकते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूएन का वो वहाँ पे अपने इजलास बुला सकता है, दोहा में वो कर सकते हैं। ज़ल्मे खलीलज़ादे तो मेरे ख्याल सबको, तो वो बिल्कुल वो हम करते रहेंगे। उनके पास बंदूक है, उनके पास ताकत है, वो बेचारे वो जो कठपुतली हुकूमत, उसके पास वो जान नहीं है, वो स्पिरिट नहीं है। और दौलत से आप कुछ अरसा तो आप काम चला सकते हैं जैसे अमेरिका ने किया है, पर एक वो नेशनल स्पिरिट जो है, एक वो कौम की जो बीच में होती है, वो आप डॉलरों से आप नहीं कर सकते। और यहाँ पे वो नेशन बिल्डिंग का जो अमेरिकन कहते थे, उनका वो सारा एंटरप्राइज यकसर फेल हुआ है। अब तालिबान की पॉलिसीज़ को कोई सपोर्ट करे, हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं कि तालिबान जो करेंगे अफगानिस्तान में करेंगे, खलफशार को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। वो पहले एक्सपोर्ट करते रहे थे और उस एक्सपोर्ट में हम उनके हमनवा थे। हमें कुछ अगर अकल आ गई हो तो अफगानिस्तान को अपने रैम पे छोड़ें और वहाँ पे ये तवक्को करें कि वो भी मदाखलत नहीं करेंगे। हमारे लिए सवालिया निशान तो ये है कि टीटीपी को सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, कुचलेंगे, हमारे लिए वो सवालिया निशान से। ठीक है, तो क्या सलमान साहब हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं या कोई और किरदार भी अदा कर सकते हैं? बज़ोर ताकत अगर वो आते हैं तो तमाम ममालिक कह रहे हैं कि वो तनहा रह जाएंगे सिफारती। देखिए, पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है। पाकिस्तान वहाँ पर किसी के साथ फरीक नहीं है, लेकिन वहाँ के हक़ाइक़ वही हैं जैसे अभी पहले सेगमेंट में खावर ने फ़िक्रा इस्तेमाल किया था कि चढ़ मचना। ये एक तासुर जब आ जाए ना और जब चीज़ें उखड़नी शुरू हो जाएं तो फिर वो उखड़ती चली जाती हैं कि जिनके पाँव वहाँ पर अमेरिका नहीं लगा सका, अमेरिकी फ़ौज नहीं वहाँ पर लगा सकी, तो वो अब तालिबान का मुकाबला करेंगे। क्या आप हालत देखें ना कि नमरूज़ और जोज़जान में वो वहाँ पर पहुँच गए हैं। 8 सूबे ऐसे हैं, कंधार है, हरात है, हेलमंद है, कंदूज है, बदख्शान है, तखार है, बलख है, सरेपल है, वहाँ पर लड़ाई जारी है और वो अपनी पेशरफ्त कर रहे हैं। देखिए, वो साथ ये भी कह रहे हैं कि हम सियासी मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं और दूसरी तरफ वो पेशकदमी भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जो बात अमेरिका ने आज अपने शहरियों को काबुल से निकल जाने के लिए कहा है और जो रिपोर्ट्स हो रही हैं, आप ज़रा BBC का उठा के देखें कि वहाँ पर जो सफारत खाने हैं और सफारतकार हैं वो खौफ और राज से 2-4 हैं। वो क्यों हैं? देखिए, बात यह कि जिन सूबों पे उन्होंने जाके कब्जा किया है, वहाँ का गवर्नर क्या कह रहा है कि जनाब हमने मरकज़ को कहा था कि नफरी भेज दें, उन्होंने नफरी नहीं भेजी, तो कोई भी इनको रोकने के लिए तैयार नहीं है। वो पसपाई है। पसपाई का सफ़र जब शुरू हो जाए ना तो फिर वो एक मंतकी अंजाम तक पहुँचता है और वो 20 साल तक। देखें, ये जो अमन की बहाली की हम बात कर रहे हैं, ये किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और पाकिस्तान अगर ये इस मौक़िफ़ का इजहार कर रहा है कि कंसेंसस से गवर्नमेंट बननी चाहिए, तो अमेरिकन सफ़ीर ने भी आज वही बात की। लेकिन वो जो अफगान सफ़ीर वहाँ पर सलामती कौंसिल में वो बाज नहीं आ रहा है, वो इल्ज़ाम सराई। अब वो मैं बड़ी मिसाल तो बड़ी अजीब सी है कि डिग्गी खोती तो गुस्सा के म्यार थे। भाई मारा आपको, मार वो रहे हैं, पाँव आपके उन्होंने उखाड़ दिए हैं, इल्ज़ाम वो पाकिस्तान पे लगा रहे हैं। जी पाकिस्तान तालिबान को, भाई आप तालिबान का मुकाबला कर लें। कि अगर अमेरिका और 48 मुल्कों की अफवाज उनका मुकाबला नहीं कर सकी, वो वहाँ की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है। जहाँ जहाँ वो चले जा रहे हैं, वो जो कहा जा रहा है कि अफगान फोर्सेज उसको वो हलाशेरी दे रहे हैं, वो वहाँ से दौड़ते चले जा रहे हैं। लिहाजा ये बात पाकिस्तान की दुरुस्त है कि हमारा हमसाया है और पाकिस्तान ने हमेशा से कहा है, ये आज की बात नहीं है, 20 साल से ये कहा जा रहा है कि मसले का वहाँ पर सियासी हल निकालने की कोशिश करें। और मरियम, बात यह है कि अगर अमेरिका वाकई संजीदा है, क्या सलामती कौंसिल में भी अमेरिकी सफ़ीर ने कहा कि हमारी ख्वाहिश ये है कि वहाँ पर सियासी अमल के नतीजे में भाई आप करवा दें ना, आपका पिट्ठू वहाँ पर मौजूद है, थर थर वहाँ पर वो खांप रहे हैं, तो आप उसको ज़रा पीछे कर लें, स्टेप डाउन करवा दें, मसला हल हो जाएगा। और बाकी ये बात दुरुस्त, हमारी जो परेशानी पाकिस्तान की है ना, वो महाजरीन के हवाले से है। 30 लाख उनके महाजरीन को पाकिस्तान ने अकोमोडेट किया है और अब जो सूरत बनती नजर आ रही है, देखिए हम ये कह रहे थे कि शायद ये मसला हल हो जाएगा, मसला उस तरह हल होता नजर नहीं आ रहा कि वही जो एक खाना जंगी की फ़ज़ा है, वही जो अनारकी की फ़ज़ा है। और फिर एक नई बात अमेरिका ने कि जी अफगानिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ का ख्याल किया जाए।
ये अमेरिका बहादुर था जो इंसानी हकूक 20 साल तक वहां पर लोगों पे जितना जुल्म तशद्दुद बर्बरियत अमेरिका ने की है उस वक्त इन्हें इंसानी हकूक याद नहीं है। बात है ये इंसानी हकूक की बात करनी बहुत आसान है। अफगानिस्तान के अवाम का, और ऐसे में अफगान हुकूमत का वतीरा क्यों नहीं बदल रहा? हर्जा सराई, इल्जाम तराशी पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हो रही है? ये सवाल डॉक्टर साहब आपके सामने रखूंगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ तालिबान आगे बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ खित्ते के बड़े बैठकर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सियासी हल निकाला जाए। डॉक्टर साहब, लेकिन कोई अमली इकदाम नज़र नहीं आ रहा सियासी हल के लिए। आपको लगता है कोई इत्तफाक राय की हुकूमत का इम्कान है? देखिए, अगर कोई तब्दीली होनी है बामाने अफ़गानिस्तान में, तो वो दोहा की कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए या न्यूयॉर्क के जो है UN की सिक्योरिटी काउंसिल के जलसों की वजह से, या मीटिंगें जो बीजिंग में होंगी या मॉस्को में होंगी, उससे नहीं होगा। अच्छा, अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? क्या अफ़गानिस्तान की पार्टीज़ जो हैं, यानी अफ़गान तालिबान और काबुल की हुकूमत, कोई आपस में अकोमोडेशन कर सकते हैं? और अगर तालिबान आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो किस पेस से बढ़ रहे हैं, और उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, किन स्ट्रेटजीज़ को वो इस्तेमाल करें, ये फ़ैसला करेगा। अब वो वक्त निकल गया है अब अफ़गानिस्तान के फ़ैसले कहीं और हो जाया करते थे। एक ज़माना था UN में या वाशिंगटन करता था, लेकिन अब अफ़गानिस्तान का फ़ैसला अफ़गानिस्तान के अंदर होगा, चाहे वो किसी की पसंद का हो या नापसंद का हो। अगर तालिबान आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से वो बढ़ रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी ये लगती है कि प्रेशर जो है वो बिल्ड किया जाए काबुल की हुकूमत पर, और बड़े शहर यानी काबुल पे ना हमला किया जाए। अच्छा। बल्कि जब वो काबुल के करीब पहुँचें तो काबुल ख़ुद ब खुद कोलैप्स कर जाए। अच्छा। तो इसकी वजह से वो छोटे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनको सूबे कहते हैं, और जो रोड्स हैं जो शहरों को लिंक करती हैं, वो उन पे कब्ज़ा करके शहरों को पैरालाइज करेंगे। और फिर अल्टीमेटली मेरा नहीं ख्याल कि काबुल के लिए कोई जंग की नौयत आएगी, उससे पहले ही मामले जो हैं वो तय हो जाएंगे। तो उसके अंदर क्या है, अगर पाकिस्तान या अव्वल तो पाकिस्तान को अकेले अफ़गानिस्तान के अंदर कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान आपके ख़िलाफ़ है और अफ़गानिस्तान वाले आपके ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं। लिहाजा अगर पाकिस्तान ने काम करना है तो चीन और रूस और तुर्की के साथ मिलकर काम करें, अकेला ना करें। दूसरा ये है कि अब भी जो ये ममालिक कर सकते हैं वो एडवाइस करें इनको कि आपस में बात करें, और जब तक ये आपस में बात नहीं करेंगे और जब तक काबुल की हुकूमत कोई डेफिनेट प्रपोज़ल नहीं देगी, और जब तक काबुल की हुकूमत ये इंसिस्ट करेगी अशरफ गनी की कश्ती में आके बैठ जाओ, तालिबान अशरफ गनी के साथ कभी नहीं बैठेंगे। लिहाजा कुछ ना कुछ काबुल हुकूमत को और अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि अशरफ गनी अहम है या अफ़गानिस्तान में अमन और सलामती। ठीक है, लेकिन 11 अगस्त को मुतवक्के है ट्राइका और पाकिस्तान की जानिब से जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं खावर, वो अहमियत इख्तियार कर गए इस सूरत हाल में। हमारा किरदार, हमारी हिकमत अमली क्या है इसमें? देखिए, 11 से पहले 10 को भी एक मीटिंग हो रही है, वो कतर ने बुलाई है मीटिंग, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान। उसके अंदर यूरोपियन यूनियन, UN और अमेरिका को भी शमूलियत का उन्होंने कहा है। तो उस मीटिंग के बाद फिर ये जो ट्राइका की एक्सटेंडेड ट्राइका की मीटिंग है 11 को, तो ये दो मीटिंग्स काफ़ी ज़्यादा अहम है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि जो है अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान किसी कमज़ोर पोजीशन में है। तालिबान की जो फ़ौजी ताकत है वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर, वो तो मेरे ख्याल में अब इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, वो शुरू से ही उसके ऊपर कोई दो राय नहीं थी। अब वहाँ पे माहौल ये जो बना हुआ है, आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है, अमेरिका के साथ UK ने भी कह दिया है कि हमारे जितने भी शहरी है वहाँ से निकलें, जिसके पास पैसे नहीं हैं वो वहाँ पे जाएं अपने अपने जो है वहाँ पे एम्बेसी के अंदर, और वहाँ से पैसे लेके और आप कमर्शियल फ़्लाइट्स पकड़े और निकले वहाँ से। तो इनडायरेक्टली वो मान रहे हैं कि इस वक्त जो है वहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है, और काबुल के अंदर जो हालात वाक़यात है वो सारे समझ आ रहे हैं। इवेंचुअली जो मेरा इसके ऊपर थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन है, जो लोगों से बात भी होती है, वो यही है कि देखें जंग कोई भी हो, चाहे वो वर्ल्ड वॉर्स भी हैं, इवेंचुअली वो टेबल के ऊपर बैठनी है। और इस वक्त तालिबान बिल्कुल एक जो है विनिंग पोजीशन के अंदर हैं, वो उसके अंदर अपना हिस्सा बकदर जुस्सा चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि अशरफ गनी को निकालें, एक इंटरिम गवर्नमेंट बुलाएं और इस वक्त बिठाएं और उसके साथ बैठ के हम बात कर लेंगे।
और इवेंचुअली यही होगा। और ये ख़ास तौर पे ये जो ज़रंज वाली जो ये जो कैपिटल है ना, ये चाबहार की जो वहाँ पे पोर्ट है उसके ज़रिए जो ईरान को सारी की सारी तजारत होती है, तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड रूट्स ऑलरेडी तालिबान के पास जा चुके हैं। और इट्स जस्ट मैटर ऑफ ये टाइम है कि अब जो है जो मौजूदा अफगान वहाँ पे हुकूमत है उसको बैठना ही बैठना है। अब देखिए ना हो क्या रहा है, अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है न्यूयॉर्क के अंदर। अब वहाँ पे वो बाय टर्न जो है इस महीने उसकी जो सदारत है वो इंडिया के पास है, और इंडिया ने पाकिस्तान को कहा कि जी आप बाहर बैठे हैं, आपका वहाँ से इसके ऊपर लेना देना ही कोई नहीं है। और वहाँ पे जो सारे जो लोग बैठे हुए हैं और ख़ास तौर पर जो अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वही पाकिस्तान की स्केपगोटिंग, और पाकिस्तान मेरे ख्याल में ठीक कर रहा है। हमने तो एक तो वो ऑफेंस लगा ली और बार बार हर जगह के ऊपर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हों, हम प्राइम मिनिस्टर हों, बाकी जिस सतह के ऊपर भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर पूरी दुनिया के अंदर जिस फोरम्स के ऊपर भी जा रहे हैं, हम यही बात कर रहे हैं दुनिया के सामने कि दुनिया जो करना चाहती है सारी वो रीजनल इलाकाई जो ताकतें हैं या फिर इंटरनेशनल खासतौर पर अमेरिका बहादुर, क्योंकि ये सारे का सारा मसला तो अमेरिका बहादुर की वजह से होना है और इसमें अमेरिका को अहम जिम्मेदारी अदा करनी होगी, बजाय इसके कि दूसरों पर जिम्मेदारी डाली। अशरफ गनी हुकूमत को मनाए, समझाए और तालिबान के साथ हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा करे। प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। खबर की दुनिया।